तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है, यानी कि इन ऑप्शनों में से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो जैविक संसाधन किसे कहते हैं? जैविक संसाधन उसे कहते हैं जिसमें जीवन हो। जैसे मछली में जीवन है, पेड़ में जीवन है, मानव में जीवन है, परंतु मिट्टी में जीवन नहीं है, इसलिए ये जैविक संसाधन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ये करंट अफेयर का सवाल है और ये बदलते रहता है। कहा गया है क्या कि भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए, यानी कि कितने प्रतिशत भूभाग में वन का प्रतिशत रहना चाहिए। तो 33% भाग में वन रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है, महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो आपसे अगर ये सवाल पूछता कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो अब आप आसानी से दे देते हैं कि हीराकुंड बांध महानदी पर है। तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि हीराकुंड बांध ये उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा में हीराकुंड बांध है और ये महानदी पर बनाया गया है। भाखरा नागल बांध ये सतलज नदी पर है, सतलज नदी पे है। याद रखिएगा, भाखरा नागल बांध सतलज नदी पर है और हीराकुंड बांध महानदी पर है और उड़ीसा में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है क्या, टैक्सोल है, यानी कि टैक्सोल क्या है। तो टैक्सोल देखिए दो चीज यहां से प्रश्न बनते हैं, दो चीज याद रखिएगा। देखिए एक आप पढ़े होंगे कुनैन, कुनैन प्राप्त होता है वृक्ष के छाल से, और ये कुनैन जो होता है वो मलेरिया के इलाज में, मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार जो टैक्सोल है वो कैंसर के दवा, यानी कि कैंसर रोधी जो दवा है उसमें बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है टैक्सोल। और कुनैन मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त होता है और ये पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। ये सवाल पूछा गया है कि कुनैन प्राप्त होता है तो वृक्ष के छाल से, और किसके लिए कुनैन काम करता है? तो मलेरिया रोग के लिए। चलिए आगे देखिए, यानी कि मलेरिया दवा बनाने के लिए उपयुक्त किया जाता है कुनैन का। आगे देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन धात्विक ऑक्साइड है, यानी कि धातु है, सॉरी धात्विक खनिज नहीं है, नहीं पूछा है। तो नहीं कौन है? तो देखिए बॉक्साइट, क्रोमाइट और निकेल, ये सभी के सभी धात्विक है, जबकि ग्रेफाइट ये अधातु है। और साइंस में सवाल पूछता है कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? ग्रेफाइट। चलिए अगला सवाल देखिए, तो अधात्विक खनिज कौन है? ग्रेफाइट है। अगला सवाल देखिए, देख रहा है कि इनमें से कौन टिरसरी कोयला भंडार का क्षेत्र है। इंग्लिश देकर फंसा दिया आप लोग को। सीधा सीधी ये पूछना चाह रहा है कि किस राज्य में कोयला भंडार का क्षेत्र सबसे अधिक है, यानी कि सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है भारत के। तो याद रखिएगा झारखंड में कोयला भंडार सबसे अधिक है। और झारखंड में कहां? झड़िया में। झारखंड के झड़िया में कोयला भंडार सबसे अधिक है। आपसे पूछ देगा कि बताइए बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा ओडिशा में बॉक्साइट सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका सही उत्तर है क्या? झारखंड। कोयला भंडार सबसे अधिक है झारखंड में और ओडिशा में बॉक्साइट उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला के लिए झारखंड और बॉक्साइट के लिए ओडिशा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, यानी कि परमाणु शक्ति में उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए यूरेनियम किया जाता है परमाणु शक्ति में,
मोनाजाइट किया जाता है और थोरियम किया जाता है, जबकि बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है और ये परमाणु शक्ति में उपयोग इसका नहीं होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा कि 9 डाक क्षेत्र में भारत को बांटा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, पूछा तो गया है, मगर देखिए याद रखिएगा। एक जानते होंगे आप नाम, कह रहा है कि इनमें से कौन सा नदी असम में बाढ़ का कारण है। ठीक है, बिहार में पूछता, बंगाल में पूछता तो चलता, भाई असम में पूछ दिया है कि बाढ़ का कारण कौन सा है। तो आप याद रखिएगा कि असम में एक द्वीप है, माजुली द्वीप। पूछेगा माजुली द्वीप कहां है, तो असम में है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है और असम में बाढ़ का कारण है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर आपसे पूछ देगा कि बताइए बिहार में बाढ़ का कारण कौन है, तो कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और यही आपसे पूछ देता है कि बताइए बिहार बंगाल का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का जो शोक है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो ये 3 बातें ध्यान रखिएगा कि असम में बाढ़ आता है ब्रह्मपुत्र नदी के कारण, बिहार में बाढ़ आता है कोसी नदी के कारण, और बंगाल में बाढ़ आता है ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से है। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध राजस्थान से है। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, ये भी टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में उपयोग किया जाता है, तो अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइका। इसका उपयोग, जो अभ्रक का उपयोग होता है, आयरन में किया जाता है। बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। फिर मैग्नीज हो गया। ये तीनों का उपयोग किसमें होता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है, तो याद रखिएगा कि ये बिहार राज्य में है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बिहार राज्य में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछता, देखिए यहां लिखा हुआ है क्या, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का क्या नाम है। असाधारण पौधे के लिए, यानी कि वो जो पौधा है वो साधारण नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं या तो उसकी संख्या कम है या विलुप्त होने के कगार पर है। अगर यही सवाल आपसे पूछता कि बताइए विलुप्त होने के कगार पर विलुप्त होने के कगार पर जो भी जीव जंतु या पौधा रहते हैं उन्हें किस बुक में रखा जाता है, तो तुम आप आराम से आंसर दे देते हैं रेड बुक में। मगर यहां थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है कि असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है, तो रेड बुक। यानी कि रेड बुक में उस जीव को या पौधे को रखा जाता है जो विलुप्त होते जा रहे हैं या जिनकी संख्या कम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 14 नंबर सवाल है, इनमें से कौन रबी फसल नहीं है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है कि हाँ है। पता चला कि रबी फसल पढ़े और आगे पढ़वे नहीं किए, पूछ रहा है कि नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए रबी फसल पहले कौन कौन है वो देख लेते हैं। चना है, सरसों है और गेहूं है। मगर कौन नहीं है, तो चावल। चावल कौन सा फसल है, तो चावल है खरीफ फसल। चावल को धान भी बोला जाता है, हो सके ऑप्शन में धान रहता तब पर भी हम क्या मारते, खरीफ फसल। ठीक है,
तो गेहूं, चना, सरसों ये सब रबी फसल है। खरीफ फसल है कौन? चावल। अगला सवाल, अगला सवाल जो है कहा गया है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग जो होता है उसमें कच्चा माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कोकन रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? यानी कोकन रेलवे तट किस राज्य से संबंध रखता है? देखो मेरे भाई, जो कोकन रेलवे परियोजना है वो समुद्र तट के किनारे बनाया गया है और इसमें कौन कौन आते हैं? देखिए, गोवा आ जाते हैं, महाराष्ट्र आ जाते हैं और केरल आ जाते हैं। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोकन रेलवे परियोजना का संबंध महाराष्ट्र, गोवा और केरल से आता है। इनमें से सभी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल। अब ये सवाल इतना बार आप रटे होंगे जिसका कोई गिनती नहीं। 1992 में रियो डी जेनेरो का में क्या हुआ था? तो आप इस प्रकार रटे होंगे कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ था। अगर ये रहता तो थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन वो भी दूर रहता। तो रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? या आपसे सवाल ये पूछ दे कि भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी कौन? जलोढ़ मिट्टी है। चलिए आगे देखिए। देखिए एक और सवाल पूछता है, इसमें एक चीज और बता देते हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। या इसे पूछेगा काली मृदा, मृदा का मतलब होता है मिट्टी, का दूसरा नाम क्या होता था? रेगूर मृदा। आइए अगला सवाल। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहां लगाया गया था? या ये सवाल पूछ दे कि किस राज्य में लगाया गया था? ये तो जगह का नाम है, जगह का नाम तो सब रखते हैं, पूछेगा राज्य, तब क्या करिएगा? तो याद रखिएगा कि सबसे पहले दार्जिलिंग में लगाया गया था और दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगा था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगा था भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिहार में उर्वरक कारखाना कहां स्थित है? तो आपसे उर्वरक कारखाना पूछे या आपसे पूछ दे कि बताइए तेल शोधक कारखाना कहां है, तो आप उत्तर करिएगा बरौनी। भारत में उर्वरक कारखाना और तेल शोधक कारखाना बरौनी है, ठीक है। और यहां पर एक एनटीपीसी भी है, बरौनी एनटीपीसी है, और एक एनटीपीसी बार में है और एक एनटीपीसी कहलगांव में है। तो ये तीनों चीज याद रखिएगा, कहलगांव में एनटीपीसी भागलपुर जिला में है, बरौनी में एनटीपीसी है और बार में एनटीपीसी है जो पटना जिला में पड़ता है। याद रखिएगा, ये सब सवाल पूछता है एग्जाम में। अगला सवाल देखते हैं। सबसे क्या बोलते हैं इजी क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है? तो भाई वर्षा का कमी होगा तभी सूखा आएगा, भूकंप और बाढ़ सुनामी नहीं आ सकता। चलिए अगला सवाल देखिए। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन का डिस्कस किए थे कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय यानी कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। देखिए यहां लिखा हुआ कृत्रिम जलाशय, फंसाने के लिए, यही रहता बांध, आप तुरंत पकड़ लेते कि नर्मदा नदी पर है, तो वही है सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय यानी कि बांध नर्मदा नदी पर है। चलिए अगला सवाल देखिए। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था?
जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? तो बिपरजॉय। बिपरजॉय ये गुजरात से टकराया था। बिपरजॉय जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? बिपरजॉय, और ये गुजरात के पास जाके टकरा गया था चक्रवात। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट। देखिए, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाले भूकंपीय तरंग कौन सा है? तो देखिए, भूकंप का तरंग 3 टाइप का होता है, PSL। तो सबसे पहले जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है वो पहुंचता है P, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक तरंग। ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, जान माल का जो क्षति है वो बहुत कम करता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्राथमिक, यानी कि P। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आइए, इसमें भाई अच्छा को भी कंफ्यूजन है, यहां तक कि कई टीचरों को भी कंफ्यूजन हो जाता है। इनफैक्ट चलिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। आप कहोगे सर कहीं कहीं तो हम तो मोबाइल भी देखते हैं, सर मोबाइल भी हो सकता है। तो मेरे भाई, अगर ये सवाल ये पूछे कि बताइए वर्तमान में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है वर्तमान में, यानी कि अभी, तब आप मारिएगा क्या? मोबाइल। ऐसे क्या मारिएगा? सार्वजनिक टेलीफोन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान लग रहे मोबाइल मारिएगा, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अच्छा, लॉर्ड कर्जन से आपको कुछ याद आता है? तो चलिए याद करवाते हैं। बंगाल विभाजन जो है वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल को विभाजित कर दिया गया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में। चलिए एक और पूछता है सवाल, देखिए अगला कराए, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई थी? यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत कहां से हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस से। यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत फ्रांस से हुआ था। आइए, राइन संघ की स्थापना किसने की थी? राइन संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी नेपोलियन ने। राइन संघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। अगला सवाल देखिए, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो ये लिखा था लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो लेनिन ने। एक और सवाल पूछता है, देखिए, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल तो कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। चलिए अगला सवाल देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा लेनिन। देखिए, खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? तो खुदाई खिदमतगार का गठन किया था खान अब्दुल गुफ्फार खान। खान अब्दुल गुफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार का गठन किया था। चलिए अगला सवाल, देखिए, ये आप इतना बार रटे होंगे जिसका कोई भरोसा भी नहीं। ये भी सवाल रटा रटाया है कि लाला हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। मगर ये पूछ देगा कि कब की थी, तो मुंह बिचक के लड्डू हो जाएगा। तो देखिए कब किया था? तो 1913 में। सब जानते हैं कि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, मगर पूछ देगा कब की थी, तो मुंह बिचक के कहे ना लड्डू हो जाएगा, 1913 में की थी। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, देखिए,
साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था? अब अगुआ किसको कहते हैं? जो शादी में एकदम आगे आगे चलता है, एकदम लड़का और लड़की पक्ष में सबसे पहले वही जाता है अगुआ। तो उसी प्रकार है, साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था? तो साम्यवादी गुट का अगुआ था सोवियत संघ। सोवियत संघ कहते हैं किसको? रूस को। कौन थे? रूस था। चलिए अगला सवाल देखिए। करा इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? यानी कि मार्टिन लूथर की कृति कौन सी है? तो पंचनामे थीसिस। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? पंचनामे थीसिस। अगला सवाल देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? सबसे पहले आपको सवाल बता देते हैं कि भारत में सबसे पहले समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा, जेम्स ए हिक्की ने। और इन्होंने ही सबसे पहले पहला भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसने शुरुआत किया था? जेम्स ए हिक्की ने। सबसे पहला समाचार पत्र भारत का था, वो था बंगाल गजट था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करा है, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? तो फ्रांस के अधीन था। कौन? यूनान। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? तो फ्रांस के अधीन था। चलिए अगला सवाल। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो वो चुना था डांडी। डांडी कहां है? तो डांडी जो है वो गुजरात के नवसारी जिला में। और ये सवाल पूछ देगा कि बताइए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था? तो वो किया था 1930 में। ये भी याद रखिएगा, 1930 ईस्वी में किया था। एक और गांधी जी से सवाल याद रखिएगा, दो तीन चीज बता देते, ध्यान रखिएगा कि चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था 1917 में। ठीक है। उसके बाद 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। और एक बात और याद रखिएगा, देखिए दो तीन चार पॉइंट बता रहे हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। उन्नीस में असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, मगर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। क्यों वापस ले लिया गया था? तो भाई हो जाता है 1922 में चौरा चौरी कांड। तो इसको भी याद रखिएगा कि 1922 में चौरा चौरी कांड होता है। इसके कारण से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ जाता है। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। डांडी नवसारी जिला गुजरात में पड़ता है। और 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, डांडी मार्च जिसका नाम है। इतना पॉइंट आप क्लियर रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में नील की खेती के विरुद्ध किया गया था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए ये सब फैक्ट याद रखिएगा। देख रहा है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए बताइए, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? अब पूछता भाई कि बताइए भारत कब आजाद हुआ, पाकिस्तान कब हुआ थी, भारत से अलग हुआ, नेपाल कब हुआ? तो ये सब थोड़ा सा चलता है कि नेपाल में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी, ये सब चलता है। मगर ये जो पूछा हुआ है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ, ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल बन जाता है। लगता है बिहार बोर्ड जब मॉडल सेट बना रहा था, लगता है भांग खैले था पूरा एकदम।
या लगता है दारू बंद है तो लगता है एक आगो पैक मिल गया होगा बढ़िया से तो दारू मार लिया होगा एकदम। तो ये हुआ था सिंगापुर का उदय 1965 में। ये थोड़ा सा बहुत टिपिकल सवाल है जो डाल देता है। आगे देखिए, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो पहले कौन कौन राष्ट्र शामिल था वो देख लेते हैं। ब्रिटेन शामिल था, रूस शामिल था और फ्रांस शामिल था, जर्मनी शामिल नहीं था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो जर्मनी शामिल नहीं था। अगला सवाल देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। बच्चा बच्चा कोई प्रश्न याद है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और आपसे पूछ देगा कि नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना किया था, अभी आपने देखा। चलिए करा, बंबई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? अभी बोला जाता है मुंबई, मगर पहले बोला जाता था बंबई। तो बंबई राज्य का जो विभाजन हुआ तो किन दो राज्य का जो गठन हुआ? तो देखिए वो गठन हुआ, एक हुआ महाराष्ट्र और एक हुआ गुजरात। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है कि बंबई राज्य का जब विभाजन किया गया तो महाराष्ट्र और गुजरात एक नया राज्य का गठन हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। करा, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो देखिए नगर निगम क्या होता है ना कि बदलते रहता है, समझे? ये करंट अफेयर का सवाल है। तो याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में नगर निगम की संख्या 19 को है। तो भारत में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो 19 नगर निगम स्थापित किए गए। चलिए अगला सवाल देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हो गई थी? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता? आचार संहिता धारा जब लग जाती है कि 4 लोग एक जगह इकट्ठा न हो सके, 24 घंटा पहले लगाया जाता है, आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। अब जब आचार संहिता लगा दिया जाता है तो ये लगाता है कौन? निर्वाचन आयोग लगाता है। चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। अगला सवाल देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्था कितनी है? बिहार में पंचायती राज संस्था कितनी है? तो 3 पंचायती राज संस्था है, 3 स्तरीय। आप इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन आने की आशंका सबसे ज्यादा है। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला राज्य था 1959 में राजस्थान। सबसे पहले पंचायती राज लागू किया था 1959 में राजस्थान लागू किया था। और पूरे ऑल इंडिया में यानी कि अपने पूरे देश में पंचायती राज जो लागू हुआ था वो हुआ था 1993 में। कभी कभी सवाल आपसे पूछ देता है कि बताइए जी केम्मा संविधान संशोधन में पंचायती राज लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन में 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज लागू किया गया था। आपसे यह भी सवाल पूछेगा कि किस चीज में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था है, किस चुनाव में? तो याद रखिएगा पंचायती राज का जो चुनाव होता है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है, याद रखिएगा, बिहार में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, करा है आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? यानी आंग सान सू की किस देश के नागरिक है? तो ये थे म्यांमार के। अब म्यांमार का जो पुराना नाम था वो था बर्मा, याद रखिएगा, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, बर्मा कहा जाता था म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, अब बताइए
अब आप क्वेश्चन को देखकर आपको लग रहा होगा कि वाकई में ये भांग खैले होगा। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछता तो जर्मनी चलता है। ये पूछ रहा है चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। लगता है कंपटीशन का एग्जाम ले रहा है, 10th का एग्जाम नहीं ले रहा है। देखिए चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, वो थी मिशेल बाचेलेट। चलिए सबका नामों अजीब गरीब रहता है जी। देखो इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है निष्पक्ष चुनाव पर। अगर पक्ष में चुनाव होगा किसी का तो उसमें लोकतंत्र का भविष्य निर्भर नहीं करेगा। देखिए जातिवाद करेगा, लोकतंत्र का भविष्य उस पर नहीं टिकेगा। जातिवाद का मतलब क्या? जाति में खाली वोट बांट दे। अलगाववाद में भी नहीं होगा तो क्या होगा? निष्पक्ष चुनाव में। ये चुनाव जो होना चाहिए निष्पक्ष। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये फंसाने वाला क्वेश्चन आ चुका है फिर से एक बार। देखिए इसमें अधिकतर विद्यार्थी फंसेगा। क्यों फंसेगा? देखिए लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या, चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़िया से पढ़िएगा। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या, पहले आप जानिए कि चुनाव जो होता है वो 545 सीट पे होता है, ठीक है, जिसमें 543 गो चुना हुआ जाता है, लोगों द्वारा चुना जाता है। तो 2 गो सर कौन चुनता है? तो 2 गो हमारे राष्ट्रपति चुनते हैं, मनोनीत करते हैं 2 गो। तो याद रखिएगा चुना हुआ सदस्य की संख्या कितना है? 543 है, न कि आप 545 मार के चलाइएगा और खूब जीभ हार के ही हंसिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। इनमें से कहा प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? यानी कि प्रत्यक्ष, हमारे देश भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मगर किस देश में जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चलिए अगला सवाल। करा कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? इनकी कितना संख्या रहेगा तो ग्राम पंचायत का गठन होगा? तो याद रखिएगा 7000 जनसंख्या रहेगा, 7000 जनसंख्या रहेगा तो ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। अगला सवाल देखिए। 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने की थी? आपसे सवाल पूछेगा कि भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने किया था? ये तो पार्टी दिया हुआ है, अगर आपसे पूछ दे कि किस प्रधानमंत्री ने किया था तो याद रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी। और वो किस पार्टी से बिलोंग करती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के से बिलोंग करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री पूछ दे तो इंदिरा गांधी। ठीक है अगला सवाल। कहा गया है, अच्छा एक सवाल और बता देते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1885, दिसंबर 1885 में। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था दिसंबर 1885 में। अगला सवाल अब देखते हैं। चलिए पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? यानी कि पूरा जिला का देखभाल कौन करता है? तो आपको पता है कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जिला दंडा अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था? तो याद रखिएगा 2006 में नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए आंदोलन किया गया था। अगला सवाल। देखिए जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहां संघर्ष हुआ? यानी कि जल आपूर्ति, जल के लिए विरुद्ध किया गया था, संघर्ष किया गया था, क्रांति किया गया था। तो याद रखिएगा बोलीविया में जल क्रांति सबसे पहले कहां हुआ था? बोलीविया में जल आपूर्ति की निजीकरण के विरुद्ध कहां संघर्ष हुआ? तो बोलीविया में। अगला सवाल देखिए।
देखिए करा ह्विंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दल का संबंध किस देश से, यानी कि ये दोनों ह्विंग एवं टोरी कहां का राजनीतिक दल है। जैसे हम लोग का राजनीतिक दल है ना जी, भारतीय जनता पार्टी हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, उसी प्रकार ह्विंग एवं टोरी किस नामक राजनीतिक दल का संबंध किस देश से है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लैंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ 1918 में। याद रखिएगा, इंग्लैंड में महिलाओं का वोट का अधिकार हुआ 1918 में। अगला सवाल देखिए, इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है? संघात्मक, तो याद रखिएगा कि इनमें से संघात्मक सरकार, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, दोहरी सरकार। तो हमारे देश में दोहरी सरकार है, कैसे? एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, दोहरी सरकार हो गई। फिर देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि संविधान ही इस देश के लिए सबसे बड़ा कानून है, और इसका जो रक्षक है, संविधान का रक्षक किसे माना जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। चलिए, तो इनमें से सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब बताइए, ये सवाल पूछा है तो आप नहीं कहिएगा कि बताइए भांग पी के बनाया है मॉडल सेट। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? अब बताइए, कोई लड़का बेगूसराय जिला से बिलोंग करेगा या पूर्णिया जिला से बिलोंग करेगा, तो बताइए वो क्या सोचेगा कि भाई हमारे जिला में केगो वार्ड है, पते नहीं चलता है, पटना जिला में पूछ दिया। तो बताइए 75। तो पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? 75 गो है। इसलिए हम बोले कि भाई भांग खा के बनाया है प्रश्न। आगे देखिए अगला सवाल। पर हम लोग को क्या, हम लोग को तो 40 गो ना प्रश्न बनावे के है, 80 गो में 40 गो प्रश्न बनावे के है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई? तो याद रखिएगा बीजेपी। इसका चुनाव चिन्ह है क्या? कमल छाप। पहले तो चुनाव चिन्ह भी याद रखिए, ये भी पूछ देता है, कितना बच्चा को ये भी नहीं पता होगा। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, और सबसे पहले इसका जो अध्यक्ष थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, चलिए आगे सवाल देख, ध्यान से देखिए। बीजेपी की स्थापना कमल छाप और 1980 में गठन किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्थान द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना, तो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ है y बराबर c प्लस आई में i क्या है? तो जानते हैं y क्या है? y देखिए, y जो है इसको कहते हैं मिश्र धन, c मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि क्या, मूलधन, और i मतलब होता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, यानी कि ये d होगा ऑप्शन। ये अर्थव्यवस्था में y बराबर c प्लस आई है। ठीक है, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि a बराबर p प्लस आई, यानी a बोलते हैं अमाउंट यानी कि मिश्रधन को, p बोलते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन को, और i मतलब होता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। चलिए, तो i का मतलब क्या हुआ? ब्याज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि y बराबर क्या होता है, तो y बराबर c प्लस आई होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, देखिए इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा बीमा का व्यय शामिल नहीं है। आगे देखिए, यह भी सवाल मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, क्या खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को, तो खनन जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो चलिए पहले प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है? कृषि आता है, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, और खनन, ये सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र में आता है।
सर द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सब के सब द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। सर तृतीयक क्षेत्र किसको कहते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिंग हो गया, ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र हो गया। इंटरनेट हो गया, तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? तो किस अर्थव्यवस्था में? तो सबसे पहले याद रखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें ज्यादा पूंजी, जो भी लगान होता है वो पूंजी पर टिका होता है। और किसी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण, तो लोक कल्याण होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी याद रखिएगा, समाजवादी से लोक कल्याण होगा। समाज जब सुधरेगा तब लोक कल्याण होगा, इसे याद रखिएगा। तो लोक कल्याण होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था से। हमारा जो भारत देश है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारा भारत देश जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आगे सवाल। इनमें से क्या पूंजी का प्रासरमिक है? इनमें से क्या पूंजी का प्रासरमिक है? तो याद रखिएगा मजदूरी। ठीक है, इनमें से क्या पूंजी का परिश्रमिक है? परिश्रमिक लिखा हुआ है, बार बार हम प्रासरमिक पढ़ रहे हैं। परिश्रमिक है तो मजदूरी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? संस्थागत, तो संस्था यानी कि रियली। अब देखिए आप महाजन से पैसा लेते हैं तो आप सूद पर लेते हैं, उसका ब्याज ज्यादा लेगा। व्यापारी से लेंगे तो उसमें भी क्या होगा? ब्याज आपको ज्यादा लेगा। ठीक है, हो सके आप लौटाइएगा कि नहीं लौटाइएगा, हो सके घरों छोड़कर भाग जाइएगा, वो करने बेचारा महाजन और व्यापारी ढूंढते रहेगा आपको। रिश्तेदार से पैसा लीजिएगा, कहिएगा है आप तो जीजा जी लगते हैं, कल पैसा लीजिएगा, मौसा लगते हैं, कल पैसा लीजिएगा, इसे करते रहिएगा। इसीलिए जो संस्थागत वित्त स्रोत है वो है सहकारी बैंक। तो याद रखिएगा ये जो सहकारी बैंक है वो संस्थागत वित्त का स्रोत है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए भारत में पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय साधन प्रदान करता है? भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय साधन प्रदान करता है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा अल्पकालीन। भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? तो अल्पकालीन। अगला सवाल देखिए, कराए इनमें ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? करा कि ग्रामीण, तो याद रखिएगा ग्रामीण विकास के लिए तथा कृषि के लिए ऋण कौन प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा नाबार्ड जो है ग्रामीण विकास के लिए तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाबार्ड। अब आइए 10 क्वेश्चन और बचे हुए तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। करा है भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1904 में। भारत में सहकारिता आंदोलन 1904 में प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल, करा विकासशील देश के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र पर कार्यरत होता है? तो ये होता है सेवा क्षेत्र पर। विकासशील जितने देश हैं उसमें कार्यबल दिया जाता है सेवा क्षेत्र पर। ठीक है, जिसको हम करते हैं तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये हुई थी 1991 में। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो 1991 में। अगला सवाल है, कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? जो कृषि उत्पाद है उसको चिन्हित करने के लिए, जैसे हम लोग सोना लेते हैं
तो हम कहते हैं ना कि हमको भाई सोना चाहिए, हॉलमार्क का चाहिए। उसी प्रकार कृषि जो उत्पाद है उसके लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है एग मार्क का, और सोना के लिए हॉलमार्क का। याद रखिएगा, सोना के लिए हॉलमार्क का और किसी उत्पाद के लिए एग मार्क का। चलिए अगला सवाल देखिए, 75 नंबर सवाल करा है, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है। तो मानव को क्या चाहिए, भोजन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और शिक्षा चाहिए। तो इनमें से सभी इज द राइट आंसर होगा। मानव पूंजी का प्रमुख घटक है भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों चीज रहना चाहिए। अगला सवाल, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी। तो जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू की गई थी। अगला सवाल, अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI कब शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा 1990 में। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। नहीं है प्राथमिक क्षेत्र। तो अभी आपको हम बताएं, मछली पालन, पशुपालन, वानिकी यानी कि वन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। विनिर्माण जो है, विनिर्माण है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या का हल करता है। तो आवश्यकता देखिए, इनमें से सभी मार देगा तो भाई दिक्कत है। देखिए, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या का हल करता है, वो चीज हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा। अब देखिए, पहले होता था क्या, वस्तु मुद्रा, यानी कि मान लिया जाए कि आपका कोई वस्तु है, वो मान लिया 5000 का वस्तु है, और मेरा जो वस्तु है वो 2000 का वस्तु है, मगर आपको मेरा वस्तु पसंद आ गया और हम आपका वस्तु पसंद कर लिए। यानी कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कि कोई बुक है, आपके पास 8000 का बुक है और मेरे पास 2000 का बुक है, तो आपको 2000 वाला बुक पसंद आ गया और मेरे को 8000 वाला बुक पसंद आया, तो हम दोनों क्या किए, अदला बदली कर लिए, जिसमें क्या, उसको क्या कहा जाता है, वस्तु मुद्रा कहा जाता है, कि वस्तु का फेरबदल। परंतु करा इनमें से क्या आवश्यकता के दोहरे संयोग, यानी एक दूसरे से अगर लेन देन करना है, यानी कि हमको चीज पसंद है, हमको लेना है, वो समस्या का हल, यानी मेन समस्या का, यानी कि सोचिए कि हमको तो अगर मेरे को 8000 रुपया का वस्तु पसंद आया तो हम तो आपसे ले लिए, आप मेरे से 2000 का वस्तु लिए, तब पर हमको मुनाफा हुआ जी 6000 का। मगर अगर किसी वस्तु का कीमत 8000 रुपया है तो हमको 8000 रुपया मुद्रा में पे करना है, वस्तु से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सबसे प्रचलित साधन क्या है, मुद्रा है। चलिए अगला सवाल देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है। तो जो इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है, वो भारतीय रिजर्व बैंक है। ये कोई बैंक नहीं है, ये बैंकों का बैंक है, इसमें कोई भी खाता नहीं खुलवा सकता अपना, ये बैंक का बैंक है, यही बैंक को लोन प्रोवाइड करवाता है। बैंक का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सबके सब व्यापारिक बैंक है, और आप आसपास ये सब बैंक देखे होंगे, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सब याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, प्लस में जितना डिटेल्स करवाना था उन सभी क्वेश्चन में मैंने डिटेल्स करवाया। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।